किसान भाई और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र स्वदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, अभी ये मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है ये पूरी तौर पर त्योहारों का मौसम होता है। आप सभी को इस माह के सभी त्योहारों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम जानते हैं कि किसानों की स्तुति गान जितना किया जाए कम होता है। आप अन्नदाता हैं और अन्न उत्पादन कितना ज़्यादा कठिन होता है इसको सिर्फ आपको करीब से जानने वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन खेती के कामों को सुगम बनाने के लिए आपको भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और सरकार ये समझती है कि आपके कामों को सुगम बनाने के लिए, आपकी मदद के लिए कई सारी योजनाएं चलाएं। अभी हाल ही में हमारा प्रदेश का कृषि बजट भी आया है, उसमें भी कई सारी सुविधाओं की घोषणाएं आपके लिए की गई हैं, आपके लिए कई सारी लाभकारी बातें हुई हैं। लेकिन हम किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग जो है उसके द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की चर्चा आज आपसे करेंगे, इसलिए ये कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, आज के जो हमारे मेहमान विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले उनसे परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आप हैं डॉक्टर अशोक कुमार। आप सहायक संचालक हैं और यहाँ जो प्रदेश का संचालनालय किसान कल्याण है उसमें आप पदस्थ हैं और कई सारी योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कुमार साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अशोक कुमार सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो किसानों के लिए उनके हित में जो योजनाएं बनाई जाती हैं जी, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या किन बातों को सोचकर योजनाओं का निर्माण किया जाता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताऊं कि राज्य सरकार हमेशा किसान से जुड़ी हुई जो उनकी ज़मीनी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख कर के ही योजनाओं का निर्माण करती है। राज्य सरकार और भारत सरकार की जैसे बहुत सारी किसानों के हित में उनकी जो घोषणाएं हैं, उनकी जो भारत सरकार की इच्छा है कि किसान को अधिक से अधिक लाभ हो, जो खेती किसानी है वो लाभ का धंधा बने, इस दिशा में जो है इस बात को ध्यान में रख कर के योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो योजनाओं का मूल उद्देश्य तो यही है कि आपको लाभ पहुंचे। अब वो लाभ चाहे उत्पादन वृद्धि के ज़रिए हो या आपके मूल्यों को, जो कृषि उपज के मूल्य हैं उसको बढ़ाकर हों, या आपको अलग से बोनस देकर हों, जैसे कि अभी हमारी सरकार ने घोषणा की है। कुमार साहब जी, राज्य का जो बजट जारी हुआ है, बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी किसान को केंद्रित रख कर के ही इस बार किसान कल्याण विभाग का जो है बजट काफ़ी बढ़ा करके पिछले वर्ष की तुलना में रखा गया है। और इसमें ऐसे बहुत सारी नवीन योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है जो किसानों के हित में होंगी। जैसे भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती मिशन के लिए एक चालू किया गया है, उसको भी राज्य सरकार ने अपने बजट में विशेष स्थान दिया है। दूसरी जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, चाहे वो उद्यानिकी से जुड़े हुए हमारे किसान बंधु हों, चाहे हमारे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करने वाले किसान बंधु, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। इस बजट से पहले भी राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कुछ घोषणाएं की गई थी, जैसे गेहूं और धान पर बोनस के लिए भी जो है घोषणा की गई है। इन सभी बातों से एक स्पष्ट है कि राज्य सरकार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों के हित से जुड़ी हुई हर चीज़ को ध्यान में रख रही है,
जो भी उनकी आवश्यकताओं को लेकर के उनके लिए ज़रूरी हैं। और पशुपालकों के लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। वैसे भी जो जो गौशालाएं हैं उसमें प्रति पशु जो है वो 20 रुपये दिया जाता था उसके खाद्यान्न के लिए, उनके भोजन के लिए। अब वो बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। जी तो बिल्कुल। कुमार साहब, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो किसान भाई दुग्ध संघों को दूध सप्लाई करते हैं, 5 रुपये उस पर बोनस मिलेगा। बिल्कुल, बोनस की भी घोषणा जो है दुग्ध संघ के जितने भी लोग दुग्ध उत्पादक किसान हैं जो संघों को दूध देंगे उनके लिए 5 रुपये बोनस के लिए घोषणा जो है वो इसमें बजट में शामिल है। और हमारी केंद्र सरकार भी जो है लगातार एफपीओज़ को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। उनके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कृषि अधोसंरचना विकास निधि, जिसमें कुछ भी काम हो सकते हैं, बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं, उस सबके लिए सुविधाएं दे रही है। बिल्कुल, ये अधोसंरचनाओं के विकास का जो गति है उस गति को और बढ़ाने के लिए पिछले 2 वर्षों से जो है भारत सरकार ने इसमें 1 लाख करोड़ का, जैसे सबको जानकारी है कि 1 लाख करोड़ का विशेष फंड जारी किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें जितना उन्नति हुई है, किसानों का उसमें रुचि है, उस रुझान को देखते हुए योजनाओं को और अधिक प्रचार प्रसार करके और अधिक किसानों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है इसके लिए। और डॉक्टर साहब, 10,000 एफपीओज़ की जो घोषणा हुई थी जी वो भी एक अद्भुत योजना है, क्योंकि आप किसानों के संगठन बनाइए, 300 से 1000 किसान या और बड़े संगठन हो सकते हैं, और उसके बाद वो मिलकर अपने हित के योजनाएं और अपने हित के कार्य करते हुए सब मिलकर परस्पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए विकास कर सकते हैं। जी, किसान भाइयों का हम देखते हैं कि रकबा आए दिन कम हुआ और वो रकबा के कारण जो है अब संगठित क्षेत्र में मिल कर के खेती किसानी या किसी विशेष फसल के लिए जो है वो एफपीओ समूह जो बनाए जा रहे हैं, इससे बाज़ार दर पे पहुंच बाज़ार पे उनकी जो पहुंच है जी जी। वो बढ़ रही है। बाज़ारों पे पहुंच के लिए और संगठित होकर के अलग अलग क्षेत्रों से जो एफपीओज़ हैं उन्होंने अपना मार्केटिंग बाज़ार के स्ट्रेटजी अपनाई हुई है और उसके लिए वो लोग लगातार अपना ब्रांड वगैरह भी खुद का बना रहे हैं और खुद का ही उसका प्रचार प्रसार करके और अलग अलग क्षेत्रों में उनके सरकार ने भी इसके लिए किया हुआ है कि बाज़ारों में विशेष सुविधा इन किसानों के लिए दी हुई है जिससे वो अपने उत्पाद वहाँ पर सामान्य तौर पर सीधे ही बेच सकें। कुमार साहब, कई सारी फसलें कई सारे ज़िलों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं जिनको इसको प्रोत्साहित करने के लिए? जैसे कि न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम चलाया गया था और हर जिले की एक फसल को इसमें लेकर के आए हैं कि इस जिले की जो पहचान है उस पहचान को और विश्व स्तर पर उसको और पुख्ता किया जाए। जी जी। लोग उसको जानें और उन किसानों को फ़ायदा मिले जो इससे जुड़े हुए हैं। उसके लिए किसान के हित में जो है राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत। और हमारे तो कहीं पर गेहूं पे, कहीं दाल, कहीं गुड़ और कहीं संतरा, कहीं लहसुन, इस तरीके से जो फसलों को पहचाना गया है और विशेष रूप से चिन्हित किया गया है, वहाँ तो बात ही कुछ अलग है। वहाँ के किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिल पा रहे होंगे। जी जी। कुमार साहब, अगर हम जो कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनकी बात करें तो इसको किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं? देखिए, किसानों के हित में जो संचालित योजनाएं हैं उनकी बात करें तो खेतों की तैयारी से लेकर के जी और फसलों की कटाई तक हर फसलों के लिए और हर क्रियाकलाप के लिए कुछ ना कुछ जो है राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जी। अगर हम बीजों के लिए बात करें तो राज्य सरकार द्वारा संचालित SMSP योजना है जिसको सब मिशन ऑन सीड जी जी एंड प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं। उसके अंतर्गत किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है और वो बीज जो होता है उससे किसान आगे उनकी बीज बना करके और किसान भाइयों को जो है वितरित कर सकते हैं। जी जी जी। इस दिशा में सरकार का उद्देश्य ये है कि किसानों को बीज के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो बड़े बड़े इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में इसी योजना में
बीज उपलब्ध कराने के साथ ही बीज के भंडारण की तरफ भी, जो बीज की कोठियां हैं उनमें भी, या छोटे गोडाउन है 500 मैट्रिक टन के, उसके लिए भी जो है वो बीज समितियों को चिन्हित करके और उनको राशि जारी की गई है। और बीज से भी पहले अगर हम मिट्टी से शुरुआत करें तो मृदा के लिए भी तो मृदा परीक्षण के लिए कुछ सुविधाएं होंगी। जी, सभी किसान भाई इसको बेहतर जानते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों से जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं। जैसे हम इंसानों के लिए स्वास्थ्य की दिशा में हमारा स्वास्थ्य का कार्ड होता है, वैसे ही मृदा के लिए भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा पूरे 313 जो हमारे विकास खंड हैं राज्य के, उन सभी में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनवाई गई। वर्तमान में जो प्रयोगशालाएं विभाग द्वारा संचालित नहीं हैं, ऐसी प्रयोगशालाओं को जो किसान समूह हैं या निजी संस्थाएं हैं या उस क्षेत्र में काम करने वाले जो उद्यमी हैं, नए किसान के जानकार हैं, उन लोगों को प्रयोगशालाओं को संचालित करने के लिए अभी राज्य सरकार उस पर काम कर रही है। ये तो अच्छी बात है कि एक तरफ किसानों को उनके नज़दीक में मृदा परीक्षण की सुविधाएं मिलेगी, कुछ नया रोजगार, कृषि स्नातकों को नया रोजगार मिल पाएगा। और जब कोई संस्थाएं किसी गांव तक, किसी विकासखंड तक पहुंचती हैं तो वहाँ भी कुछ नए संस्कार पहुंचते हैं, कुछ नई विकास की बात पहुंचती हैं। ये ज़रूर से फ़ायदे की होंगी। एक छोटा सा विराम लेंगे और उसके बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं के बारे में। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, और हमारे साथ आज विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित हैं डॉक्टर अशोक कुमार सर, जो कि यहाँ संचालनालय किसान कल्याण में पदस्थ हैं। हम इस विराम पर जाने से पहले हमने बात की कि मृदा परीक्षण के लिए कई सारी योजनाएं हैं। किसानों को इवन उनके घर के पास में ही, उनके क्षेत्र के पास में ही प्रयोगशालाएं तक बनाई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बीज के लिए बात की कुमार साहब, कई सारी ऐसी बातें हैं जो किसानों तक धीरे से पहुंचती हैं या बाद में मालूम होती हैं। जैसे बीज पर जो अनुदान दिए जाते हैं जी, और जो उर्वरक पर अनुदान दिए जाते हैं, किसान भाइयों को पता नहीं है कि उनको जो बीज मिल पा रहा है, जो कम दरों पर मिल पा रहा है, उसके लिए भी बहुत सारा अनुदान सरकारें देती हैं। जी किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है जो राज्य सरकार द्वारा बहुत प्राथमिकता के क्रम में मिशन के तौर पे चलाई जा रही है। इस योजना में जो भी किसान बंधु बीज सीधे क्रय करते हैं और उस बीज पर जो भी अनुदान होता है, वो अनुदान की राशि किसानों के खाते में सीधे पहुंचाने के लिए किसानों को उसके लिए आवेदन देना होता है। बीज के उठाने के बाद में बीज वो जहाँ से भी क्रय करते हैं उसका देयक उनको प्रस्तुत करना पड़ता है, बिल देना होता है। और जो उप संचालक हमारे ज़िले में हैं, क्षेत्रीय हमारे कार्यालय हैं, वहाँ पर किसान भाई अपना बीज के लिए उनको जो अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है
उसके लिए आवेदन दे करके बीज का अनुदान राशि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने NFSM जिस योजना की बात की है, ऐसी योजना है जिसमें सिंचाई के संसाधन से लेकर के जी सूक्ष्म पोषक तत्वों और खाद, बीज, दवा, हर चीज़ के लिए किसानों के लिए सहायता राशि जो है किसी न किसी रूप में उनको दी जाती है। तो ये जो योजनाएं हैं जी, ये किन फसलों पर विशेष रूप से लागू होती है? ये योजनाएं जो है खाद्यान्न और दलहनी फसलों के लिए तो NFSM है। NFSM की ही एक योजना है जिसे ऑयल पाम एंड ऑयल पाम मिशन कहते हैं। ये योजना तिलहनी फसलों के लिए विशेष तौर पर है, तो तिलहनी फसलों के लिए भी किसानों को अनुदान है, बीज है, सहायता राशि है और सिंचाई के उपकरण जिसमें कि किसान भाई कम से कम पानी में अच्छी सिंचाई कर सकें, फसलों की सिंचाई कर सकें, उसके लिए स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, ड्रिप, इस पे भी जो है किसानों को सहायता उपलब्ध है। खेती की अगर और भी बात करें कि आजकल जो एक समस्या है वो गांव में मज़दूरों के उपलब्ध ना होने की किसान भाई अक्सर बताते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का जो ज़्यादा से ज़्यादा सहायता है वो कृषि यंत्रों पर भी देने का प्रयास है। कृषि यंत्रों पर चाहे वो हस्त चलित हों, बैल चलित हों या मशीनों से चलने वाली मशीनों, बड़ी मशीनें हैं, उन सभी पे भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। कुमार साहब, इस समय हमारे जब से माननीय प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहित किया है कि मोटे अनाज को यानी श्री अन्न को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि सीधे सीधे आदिवासी क्षेत्र को लाभ मिल सके, क्योंकि वही फसलें जो हैं सबसे ज़्यादा वहीं उगाई जाती हैं जी, तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को कैसे लाभ दिए जा रहे हैं? श्री अन्न के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। श्री अन्न में जो मोटे अनाज हैं अभी अभी उनके ऊपर जो है ध्यान आकर्षित हुआ है और अब बहुत बड़े पैमाने पर जो है किसानों को लाभ दिया जाने का संकल्पित है राज्य सरकार। राज्य सरकार ने हाल ही में श्री अन्न के लिए एक समिति का गठन किया है जी, और वो समिति राज्य में जहाँ भी जिस रूप में किसानों को आवश्यकता होगी, चाहे उनके भंडारण से जुड़ी हो, उनको बीज की उपलब्धता के लिए हो या जो भी संसाधन, और विशेष तौर पे किसान भाई जो उत्पाद लगा रहे हैं या जो उत्पादन ले रहे हैं उसके लिए एक बेहतर बाज़ार उपलब्ध हो सके, उसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों तक पहुँच आसान हो सके। और निश्चित रूप से अगर उन उत्पादों का प्रसंस्करण करके जी उसे एक आम जनता के लिए परोसा जाए जी, तो वो किसानों के लिए बड़ा लाभकारी हो जाता है और इस दिशा में भी प्रशिक्षण वगैरह तो दिए ही जाते हैं। बिल्कुल। तो कुमार साहब, एक और जो ख़ास विषय रह जाता है जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी वो है प्राकृतिक खेती, क्योंकि हमारे पर्यावरण की बड़ी आवश्यकता है कि हम रसायन मुक्त खेती करें जी, और उन सब ऐसे पदार्थों से, ऐसी कीटनाशकों से, ऐसे रासायनिक चीज़ों से उसको सुरक्षित रखकर और स्वस्थ अनाज जी। हम दे सकें हमारे उपभोक्ताओं को। इसके लिए प्राकृतिक खेती योजना आपके यहाँ किस तरह से संचालित हो रही है? देखिए, वर्तमान में जितने भी, चाहे वो किसान भाई खुद ही हों या आम आदमी हो, सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें अच्छा भोजन प्राप्त हो जो रसायन मुक्त हो। जी इस दिशा में आपको एक जानकारी बताऊं कि भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रदेश में जो जैविक का रकबा है वो काफ़ी 22 लाख हेक्टेयर तक जो है जैविक का रकबा जो अपेडा द्वारा बताया गया है। इसके साथ ही जैविक के लिए जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, राज्य सरकार द्वारा अलग से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं में जैविक उत्पादों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और अभी जो बजट हाल ही में राज्य सरकार का आया है इसमें प्राकृतिक खेती मिशन के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है। इस प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत किसान भाइयों को
जो आदान सामग्री के लिए लगभग 5,000 रुपये की राशि जो है उनको इस पे दिया जाएगा। तो कुमार साहब, अगर किसान भाइयों को योजनाओं के लाभ लेना है जी तो उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं हमारे, उसके लिए विकासखंड स्तर पर कार्यालय हैं, किसान भाई वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर पर हमारे उप संचालक कार्यालय हैं, वहाँ पर भी किसान भाई जाकर के योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी उसकी प्रक्रिया है उसकी जानकारी लेने के बाद में उसका लाभ ले सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी योजनाओं की हमने बात कर ली है कुमार साहब, जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समय है कि अब हम देख लेते हैं कि देश दुनिया में कृषि क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। जी तो देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को लाभ, जायद मूंग में कीट नियंत्रण, मक्का की उत्पादन तकनीक, गेहूं की नरवाई से खाद बनाएं और भैंस की भदावरी नस्ल। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने शनिवार को मंदसौर जिले के ग्राम रठाना और भावता में 26 करोड़ 63 लाख 76 हजार की लागत से निर्मित होने वाली 6 सड़कों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से अब किसान एक वर्ष में 3 बार फसल पैदा कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि 2047 में देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत होगी। 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे। इसके लिए सरकार ने आगामी 25 साल का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की ताकत को आधार बनाकर देश को विश्व गुरु के स्थान पर लाने का संकल्प सरकार ने लिया है। आर्थिक रूप से देश संपन्न होगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति होगा। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने मंदसौर में औद्योगिक निवेश हो, इस पर लगातार कोशिश की जा रही है। कोई भी परिवार बिना मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, गरीब, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिससे आसानी से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। आयुष्मान कार्ड ने गरीबों को नई जिंदगी प्रदान की है और उनके जीवन को बचाया है। जायद मूंग में फली बीटल और कंबल कीट फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की 5 से 10% की हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए क्यूनॉल-फॉस 1.5% चूर्ण की 8 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ भुरकाव करें व क्यूनॉल-फॉस की तरल दवा 15 लीटर के पंप में प्रति पंप 30 लीटर दवा का घोल का स्प्रे 20 से 25 टंकी प्रति हेक्टेयर करें। मक्का एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। धान एवं गेहूं के पश्चात तीसरी प्रमुख अनाज वाली फसल मक्का उत्तम जल निकास एवं पर्याप्त जल धारण क्षमता वाली सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। 6.5 से 7.5 पीएच मान एवं पोषक तत्वों से भरपूर काली एवं दोमट काली मिट्टी इसके लिए श्रेष्ठ होती है। जलमग्नता की स्थिति निर्मित होने वाले खेत मक्का के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा, नमी युक्त उच्च तापमान मक्का की वृद्धि एवं उत्पादन में सहायक होते हैं। गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के पश्चात सूर्य ताप से भूमि को उपचारित होने देवें। मानसून आने पर कल्टीवेटर एवं डिस्क हैरो या देसी बखर की सहायता से 2 से 3 बार जुताई कर खेत को भुरभुरा समतल कर लें। गेहूं कटाई के बाद बचे हुए ढूंढो यानी नरवाई को खेत में न जलाएं। जलाने से खेत में उपस्थित लाभदायक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मृदा की संरचना भी बिगड़ जाती है। इससे बेहतर उपाय यह है कि हम इस नरवाई को रोटावेटर चलाकर खेत में मिला दें, जिससे ये नरवाई बरसात में सड़कर खाद का काम करती है और खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। किसान भाई हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के बाद स्ट्रॉरीपर यानी भूसा बनाने वाली मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे नरवाई का भूसा बनाया जा सकता है और खेत में कटाई के समय गिरी बालियों को भी चुनकर गेहूं निकाल देती है, जिससे बहुत हद तक खेत में मशीन चलाने का खर्च भी निकल आता है। पशुपालक अगर अच्छी नस्ल की भैंसें रखकर दूध उत्पादन करते हैं तो अधिक मुनाफा मिलता है। भदावरी नस्ल की भैंस इसके लिए बहुत उपयुक्त है, जिसके दूध में सबसे ज्यादा घी होता है यानी सबसे ज्यादा फैट होता है। इसका औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यात 1100 किलोग्राम है। इसके दूध में फैट माने वसा की मात्रा 13% तक होती है। इस नस्ल का माथा उभरा हुआ, गादी छोटी, लेकिन दूध शिराएं पूर्ण विकसित होती हैं।
भैंसों का पिछला हिस्सा भारी, माथा छोटा होता है। भदावरी भैंस का रंग तांबे जैसा, सींग चपटे, गर्दन पतली होती है। इस नस्ल का मूल स्थान आगरा जिला है। यह नस्ल घी उत्पादन के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन के अंक में हमने किसानों के लिए लाभकारी योजना विषय पर चर्चा की। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ थे वो डॉक्टर अशोक कुमार थे, जो कि किसान कल्याण और कृषि विकास संचालनालय से सीधे संबंध रखते हैं। इन्होंने हमको कई सारी योजनाओं की जानकारी दी और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के साथ साथ प्रदेश में जो संचालित योजनाएं हैं उस पर भी हमने बात की। साथ में जो नई घोषणाएं बजट में की गई हैं वो भी हमने आपको बताई। हम उम्मीद करते हैं कि योजनाओं के बारे में की गई बातें आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होंगी और आप निश्चित रूप से इस दिशा में रुचि लेंगे कि हम किस तरीके से योजनाओं का लाभ लेकर अपने काम को सरल बना सकें। इसी के साथ हम आपसे आगे चाहेंगे। नमस्कार।